नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप गोयल। इंडिया स्पीक्स डेली के टॉप न्यूज बुलेटिन में आज की जो पहली खबर है वो हम सबको डराने वाली है। वैसे आप कहेंगे इसमें नया क्या है, क्योंकि नुपुर शर्मा के बाद नुपुर शर्मा के समर्थन में भारत में अब तक शायद करीब करीब 16 लोग, जो आंकड़े मोटा मोटा मिलता है, या तो मार दिए गए या फिर पीटे गए। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको कहा गया कि ये इस्लामी नबी यानी पैगंबर के विरोध में नुपुर ने जो कुछ बोला, नुपुर का समर्थन कर। महाराष्ट्र के उमेश कोले के बाद कन्हैया लाल होते हुए आज ये घटना मध्य प्रदेश पहुंची और मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग का छात्र है निशांत की हत्या जिहादियों ने, और हत्या करके उसके ही फोन से उसके पिता को मैसेज किया, सर तन से जुदा। मैसेज उसके पिता को क्या किया, आप अगर पूरा मैसेज पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कितने असुर प्रजाति के लोग हैं। पिता ने अपने बेटे को व्हाट्सएप किया था, फोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुन्नी फोन लगा रही है साइकिल के लिए, अपनी छोटी बहन। उसके फोन से जवाब दिया गया, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं करें। सारे कायर हिंदुओं को बता देना कि नबी से गुस्ताखी नहीं करें। यही नहीं, उन लोगों ने उसके बाद इंस्टा जो है निशांत का इंस्टा अकाउंट अपडेट किया और वहां भी लिखा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। सारे हिंदू कायरों देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा, फिर पाकिस्तान का झंडा लगाए। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। ये मध्य प्रदेश से आई खबर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वतंत्रता के बाद, ध्यान से सुनिए क्योंकि कुछ लोग कहेंगे 14 के बाद दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, महाशक्ति बन गया। तो सुनिए, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा पैगंबर के नाम पर सर तन से जुदा हिंदुओं को अगर मारा गया है तो वो यही कार्यकाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 14 से अब 22। लेकिन घटना 19 के बाद से और खासकर नुपुर के बाद से कई घटनाएं, करीब करीब 16 मामले ऐसे आए हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सरकार सरेंडर की मुद्रा में। जिस तरह से सरकार ने शाहीन बाग के आगे सरेंडर किया, जिस तरह से सरकार ने दिल्ली दंगे के आगे सरेंडर किया, जिस तरह से सरकार ने बंगाल में खुद भाजपा को वोट देने वाले हिंदू और उनके कार्यकर्ताओं की मौत पर सरेंडर किया, उसके बाद से ये जो जिहादी तत्व हैं बहुत उग्र हुए। और नुपुर के मामले में सरकार तो साफ लेट गई। नुपुर के मामले में नुपुर ने जो कहा, महादेव का अपमान करने वाला हरा टिड्डा तो घूमता रहा, और नुपुर ने जो कहा वो उसने किसी रेफरेंस से कहा, किसी हदीस के रेफरेंस से कहा। इस पे चर्चा होने की जगह, नुपुर से सवाल जवाब करने की जगह भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उठाकर फेंक दिया। और जब कतर कुवैत ने हमारे राजदूत को बुला लिया छोटे से देश ने, तो हमारे सरकार का बयान था कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, अपने ही प्रवक्ता को कहा फ्रिंज एलिमेंट्स। और जब उठाकर फेंका, उसके बाद नुपुर के समर्थन में हिंदू खड़े हुए, जो हिंदू खड़े हुए उन सबको मारा जाने लगा। और महाराष्ट्र के उमेश कोले हो अथवा राजस्थान के कन्हैया लाल हो अथवा आज मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग का छात्र निशांत हो, ये घटना लगातार बढ़ रही है। चिंताजनक है, लेकिन ये घटना अभी और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार, प्रशासन और कानून का डर जिहादियों के अंदर से निकल चुका है। जिहादी जानते हैं कि उनको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कि कुवैत और कतर सवाल पूछेगा और सरकार नतमस्तक हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। पहले जब उस पर पॉस्को एक्ट लगा था, तब यही अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन वाली दिल्ली पुलिस ने उसको क्लीन चिट दिया। लेकिन बाद में जब इसको एक 2018 के मामले को खोलकर इसको गिरफ्तार किया गया, तो ये एक कमजोर केस की वानगी बन गई, क्योंकि मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज का संस्थापक है, जो फेक न्यूज फैलाता है, इसको असल में गिरफ्तार करना चाहिए था नुपुर के प्रति फर्जी न्यूज फैलाने के लिए।
आज जो देश में आप 16 लोग मारे गए या पीटे गए हिंदू, उसके पीछे ये मोहम्मद जुबैर है, क्योंकि जुबैर ने ही नूपुर के आधे अधूरे वीडियो को फैलाया था और जुबैर ने ये स्वीकार किया यूपी पुलिस की पूछताछ में कि उसको इन सब करने के लिए 2 करोड़ रुपए मिलते हैं ट्वीट करने के लिए, जो यूपी की सरकार ने, योगी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दुबली होती जा रही थी। आज के आज इसको छोड़ो, ट्वीट करने से इसको नहीं रोक सकते, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट कही और सुप्रीम कोर्ट ने दुख जाहिर किया कि जुबैर पे यूपी पुलिस इतने मामले क्यों दर्ज कर रही है और यूपी पुलिस यानी योगी सरकार की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेकर दिल्ली पुलिस को दे दिया। दिल्ली पुलिस आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पहले जुबैर को क्लीन चिट दे चुकी पॉस्को एक्ट में, तो दिल्ली पुलिस तो आप जानते ही, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना, जो मोदी जी और अमित शाह के बड़े खास। अब जब जुबैर को जेल में रखा गया तो अब जुबैर का एक बयान आया, तो जुबैर का ये बयान आया है कि द पुलिस वेयर अंडर प्रेशर, पुलिस बहुत दबाव में थी, सो आई वाज केप्ट वेल इन द जेल, इसलिए मुझे जेल में बहुत ही सुविधाजनक तरीके से रखा गया। इन माई हेड आई हैड ए डिफरेंट आइडिया अबाउट जेल, पहले मुझे जेल के बारे में बड़ा डिफरेंट आइडिया था, जेल सताया जाता होगा वहां, लेकिन दिल्ली में आई वाज केप्ट इन ए रूम एंड वेरी फ्यू क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, मुझे एक रूम में रखा गया और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन मात्र पूछे गए। अपार्ट फ्रॉम अल्ट न्यूज फंडिंग, जो है अपार्ट फ्रॉम अल्ट न्यूज फंडिंग के अलावा जो है, अल्ट न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर टोल्ड द न्यूज मिनट भी लेफ्टिस्टों की साइट है न्यूज मिनट, वहां उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा आई वाज ट्रीटेड वेल, मुझे बहुत ही सारी सुविधा दी गई। यूजुअली देयर वर 150 people in a ward using a common bathroom, एक सेल में करीब 100-150 कैदी होते हैं जो कॉमन बाथरूम यूज करते हैं और स्लीपिंग टुगेदर और साथ साथ सोते हैं। बट आई वाज केप्ट इन ए रूम, लेकिन मुझे एक स्पेशल रूम दिया गया विथ 2 or 3 अदर्स, जहां मात्र 2-3 लोग थे, जुबैर एडेड, यानी जुबैर ने कहा। अब जुबैर को किसने सुविधा दी, पहले बता दूं कि तिहाड़ जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल के अधीन आता है, यानी आपने देखा दिल्ली पुलिस ने एक केस में कुछ क्लीन चिट दिया, वहां केंद्र सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए दुबली होती एकदम दुबली हो गई, वहां न्यायपालिका आ गई और दिल्ली के तिहाड़ जेल में से सुविधाएं दी गई, वहां केजरीवाल, यानी हर कोई हिंदुओं का वोट तो ले रहा है लेकिन चिंता वो जिहादियों की कर रहा है, यही सच है और ये सबसे बड़ा सच है। इसलिए ये घटनाएं हो रही है क्योंकि जिहादी तत्व जानते हैं कि हर सरकार उनके आगे नतमस्तक है, जिहादी तत्व जानते हैं कि हर सरकार कतर, कुवैत, सऊदी से डरती है और इसीलिए नुपुर सच बोलने वाले पर खतरा है, झूठ जिसने नुपुर के खिलाफ फैलाया उसको दामाद बनाकर ट्रीट किया जाता है। मोहम्मद जुबैर को न्यायपालिका से भी, सरकारों से भी, पुलिस प्रशासन से भी, ये इस भारत का कटु सत्य है। अगली खबर गुजरात से है। देश के सारे राजनेता हिंदुओं को कैसे ठगते हैं, ये खबर गुजरात से आज आई है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए तो नरेंद्र मोदी स्टाइल में ललाट पर उनके त्रिपुंड था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही रूप अख्तियार करते हैं, खासकर चुनाव या इस तरह के मामले में। काशी में आपने देखा होगा, भले काशी के पौराणिक मंदिरों को उन्होंने तोड़वाया लेकिन हिंदू इस बात पर ही फिदा था कि उन्होंने रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड धारण की। केजरीवाल दिल्ली चुनाव में हनुमान जी की पूजा कर चुके हैं, हनुमान जी के मंदिर जा चुके हैं, इसका फायदा उनको वोट में भी मिला है। अब जब गुजरात में चुनाव होने जा रहा है तो उन्होंने मोदी अवतार ही लिया है, यानी त्रिपुंड, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला। पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल उत्साहित हैं, गुजरात में भी वो जोर लगा रहे हैं, इससे पूर्व वो हिमाचल में भी अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं कि अगले चुनाव में हिमाचल और गुजरात में वो अपनी सरकार बना सके और इसीलिए मोदी के गढ़ में उन्होंने मोदी के तरीके से ही मात देने के लिए त्रिपुंड, रुद्राक्ष और मंदिर का सहारा लिया है। कभी राहुल गांधी भी जनेऊ पर कोट पहनते थे, नरेंद्र मोदी तो त्रिपुंड रुद्राक्ष पहन के घूमते ही हैं, अब केजरीवाल भी उसी लाइन में शामिल
हो गए। सोमनाथ मंदिर में जब उन्होंने पूजा किया तो हिंदुत्व के इस दाव पर काफी सारे सवाल लोगों ने उनसे पूछे और उन्होंने साफ साफ कहा कि सोमनाथ मंदिर में मैंने पूजा जो की उससे मुझे शांति मिली और मैंने देश के लिए तरक्की मांगी है, देश के लिए तरक्की मांगी है। धीरे धीरे केजरीवाल पक्के राजनेता हो चुके हैं वर्तमान समय में। तो वो भाजपा को एकमात्र पार्टी जो कहीं चुनौती देती दिखती है वो केजरीवाल ही है, बाकी कांग्रेस आज तो साफ हो ही चुकी। वहां उन्होंने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की, मीडिया से फिर बात की और कहा यहाँ उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति अनुभव हुआ। उन्होंने कहा भगवान से उन्होंने देश गुजरात की तरक्की और सुख शांति की प्रार्थना की। यही बात नरेंद्र मोदी बोलते थे, सेम वही बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की, गुजरात की तरक्की, देशवासियों के लिए सुख शांति और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की है। सब लोगों की तरक्की हो, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। ये साफ लग रहा है कि आदमी पॉलिटिशियन बोल रहा है, धर्म में उनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म और अध्यात्म की जो श्रद्धा होती है, प्रभु को आप क्या कहते हो, दुनिया में ढिंढोरे नहीं पीटते, ये राजनेता ही पीटते। कभी परमात्मा और भक्त के बीच की बातचीत सार्वजनिक नहीं होती, पर भक्त हो तब तो भारत में हिंदू वोटर जो सजग हुआ है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ये अलग बात है कि हिंदुओं के लिए कोई पार्टी कुछ नहीं कर रही, वो कांग्रेस ने नहीं कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू वोट ही लेके आई और अब जब अच्छा खासा वोट हो गया तो भाजपा भगवा से किनारा कर रही है और केजरीवाल भी यही काम कर रहे हैं। यानी सब जानते हैं कि हिंदू बेचारा इतना सीधा है कि उसको बस त्रिपुंड रुद्राक्ष के बल पर ठगा जा सकता है और योजनाएं हम मुस्लिमों के लिए बनाकर दे देंगे। यही बात सारी पार्टियां कर रही है, केजरीवाल उस्ताद तो हैं ही। ये जो त्रिपुंड है और रुद्राक्ष है उसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और ये जो है आपका ट्विटर पे भी खूब लोग इसको साझा कर रहे हैं। हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला मानी जाती थी भाजपा की गुजरात, उस गुजरात में लगता है अरविंद केजरीवाल भी उस गुजरात को अपना हिंदुत्व का प्रयोगशाला ही बनाने जा रहे हैं और हालांकि दिल्ली में वो ये प्रयोग कर चुके हैं और सफल रहे हैं। तो पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे से निकलता है। शायद नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए उन्होंने हिंदुत्व के इस प्रतीकात्मक दिखावे, सब प्रतीकात्मक कर रहे हैं। अगर हिंदू के हित की एक भी योजना प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, पर कल्चर कमेटी और मुस्लिम हित की 42 योजनाएं आपको मिल जाए, तो हिंदुओं के प्रति सबकी दिखावे की राजनीति है, क्योंकि हिंदू जानते हैं कि वो 80 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 80 करोड़ हैं, 78 करोड़ हैं, लेकिन संस्थागत योजनाएं उनके लिए नहीं होती। तो यही बात है, कांटा कांटे से निकलता है कि तर्ज पे भाजपा का मुकाबला करने के लिए केजरीवाल गुजरात में हिंदुत्व के दांव को चल रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व जो कहा जाता था कांग्रेस का, अब सॉफ्ट हिंदुत्व केजरीवाल ने अपना लिया है और वो अच्छे से जानते हैं कि 2.5 दशक से भाजपा का शासन है। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और कांग्रेस ऑलरेडी कमजोर पड़ी हुई है। ऐसे में यदि विकास के साथ हिंदुत्व को जोड़ दिया जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। केजरीवाल की यही मंशा है। दिल्ली में हनुमान भक्त बने केजरीवाल गुजरात में सोमनाथ के भक्त बन गए हैं, लेकिन सनातन इसकी अनुमति देता है, आप हर देवता की पूजा कीजिए, कोई इस्लाम ईसाइयत की तरह यहाँ नहीं है, लेकिन पूजा मन से होनी चाहिए। ये जो राजनेता है और राजनीति है भारत की, वो सिर्फ दिखावे के हिंदुत्व का प्रदर्शन करके भोले भाले हिंदुओं का वोट ठगती है। महात्मा गांधी के बाद से आधुनिक राजनीति में ये जो संतई का हिंदू बनने का एक प्रयोग, प्रतीकात्मक प्रयोग चला, वो वर्तमान राजनीति उसी का प्रदर्शन करती हुई दिख रही। आज की अगली खबर, यह खबर ब्रिटेन से है और आप जानते हैं कि ब्रिटेन जो है वहां हमारे ही मूल के यानी भारतीय मूल के ब्रिटानी नेता जो है ऋषि सुनक जो है वो अभी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। वो ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं, भारतीय मूल के हैं और उन्होंने जो कहा वो बड़ी बात है कि चीन और उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा। ऋषि सुनक ने कहा कि यदि मैं सत्ता में आया तो ड्रैगन की नकेल कस दूंगा। हालांकि पॉलिटिकल बयान भी हो सकता है चुनाव के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि ड्रैगन की नकेल कसूंगा और इसके लिए मेरे पास पूरा प्लान है।
उन्होंने कहा कि चीन और उसकी वामपंथी पार्टी इस सदी में ब्रिटेन और दुनिया की समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है और प्रधानमंत्री पद की दौर में चल रहे ऋषि सुनक को लिज ट्रस से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। तो सुनक का ये जो बयान है ऋषि सुनक का, उसे बड़ा माना जा रहा है कि चीन पर क्या अगर वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ब्रिटेन चीन के साथ टकराव मोल लेगा अथवा ये सिर्फ एक चुनावी बयान है। ऋषि सुनक ने कहा कि मैं ब्रिटेन में चीन के सभी 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद करूंगा। ब्रिटेन में चीन के सभी 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद करूंगा। यहाँ बता दूं, चीन में पहले बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के बाद कन्फ्यूशियस जो है धर्म फैला, उसी के बारे में कह रहे हैं। कन्फ्यूशियस पे मैं कभी बताऊंगा कि उनकी शिक्षा क्या थी। उसके बाद मार्क्सवाद फैला, तो चीन में जो धर्म है वो कन्फ्यूशियस है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में है, इसको बंद किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की लगभग सभी सरकारों के दौरान स्कूल में मंदारिन भाषा की पढ़ाई के लिए पैसा विश्वविद्यालयों में स्थित कन्फ्यूशियस संस्थानों को दिया गया है। यानी मंदारिन भाषा यानी चीनी भाषा की पढ़ाई के लिए कन्फ्यूशियस संस्थान को ब्रिटेन की हर सरकार पैसा देती रही है। सुनक ने कहा कि कन्फ्यूशियस संस्थान चीन के सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। अब चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी अपने धर्म को सॉफ्ट पावर बना रहा है, लेकिन अगर भारत में देखें तो प्रधानमंत्री जी बौद्ध धर्म को सॉफ्ट पावर बनाना चाहते हैं, हिंदू धर्म की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं भारत और नेपाल बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जहां भी वो बौद्ध की बात करते हैं। अभी वो हमारे आप व्यास पूर्णिमा पर बौद्ध की बात कर रहे थे सब जगह, जबकि हमारा सॉफ्ट पावर सनातन बन सकता है, सनातन धर्म की पूरी संभावना है। और दुनिया में अमेरिका में आज चर्च खाली हो रहे हैं, सनातन के प्रति लोग एक उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन जब हमारी आज तक 70 साल की किसी भी सरकार ने सनातन धर्म को प्रमोट नहीं किया, पहली बार लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते ऐसा होगा और योग के रूप में वो दिखा भी। लेकिन अब दुनिया में प्रयास चल रहा है कि योग हिंदू धर्म से छीन लिया जाए। हिंदू धर्म का मतलब योग का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात आपको जग्गी भी कहते मिलेंगे, सरकार भी कहते मिलेगी। तो हिंदू धर्म के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे चीन कन्फ्यूशियस धर्म के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने कहा कि चीन के साइबर हमलों के खतरों से निपटने के लिए मैं एक नया अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाऊंगा और तकनीकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था को साझा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 की पहुंच को बढ़ाऊंगा ताकि ब्रिटिश बिजनेस और यूनिवर्सिटी चीन के औद्योगिक जासूसी का जोरदार तरीके से सामना कर सके। मैं सरकार और सुरक्षा सेवाओं के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि एक टूल किट बनाया जा सके जिससे कंपनियां अपनी बौद्धिक संपत्ति की रक्षा कर सकें। तो ये जो है सुनक का ये जो बयान है, उससे जो है चीन पागल हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अव्यवहारिक दृष्टिकोण है सुनक का, चीन के साथ संतुलन साधने वाला बयान देना चाहिए, लेकिन वो अव्यवहारिक बयान दे रहे हैं। और ये जो है आपको चीन खासकर जो हांगकांग के मामले में, पहले हांगकांग ब्रिटेन के पास था, अब चाइना के पास है। तो मौजूदा सरकार ने हांगकांग में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई को लेकर शी जिनपिंग के प्रशासन के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया है, जिसमें एक प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में चुनावी सुधार शामिल है, ये जो है चीन को आग बबूला कर रहा है। शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों के साथ चीन के व्यवहार को लेकर भी कई सारे जो है ब्रिटेन आदि में बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में यदि सुनक आते हैं तो वो आपको ब्रिटेन और चीन के बीच टकराहट बढ़ सकता है, लेकिन राजनेता हैं, क्या पता सिर्फ चुनाव के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आज की अगली खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साले को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और ये एक बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी का जो बेटा है, उसकी पत्नी है और 2 साले हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए मऊ पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। मऊ एसपी ने मंगलवार को सभी को खुद कोर्ट में पेश होने या अरेस्ट होने की चेतावनी दी है, लेकिन मंगलवार आज हो गया और आज अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। इस पर कहा गया है कि इसके बाद संपत्ति कुर्क की जाएगी। सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने वीडियो जारी करते हुए कहा है
कि सभी को भगोड़ा घोषित किया गया है। इन्होंने पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत को टाल दिया है। इसके साथ ही चेताया कि अगर पेश नहीं होते हैं तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर के पैतृक आवास के 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले अतीक उर्फ सरजील रजा, अनवर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर की ओर से दक्षिण टोला इलाके में ग्राम सभा रैनी में SC/ST के लोगों की 33 एकड़ जमीन कब्जा करने और सरकारी संपत्ति FCI गोदाम के दस्तावेज जो है नकली दस्तावेज तैयार करके उस पर कब्जा करने का ये मामला है। इन सब लोगों के खिलाफ काफी सारी धाराओं में केस दर्ज है और इसमें मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी, साले अतीफ रजा और सरजील रजा, अनवर शहजाद व रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन और विक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वारंट इनके खिलाफ और जारी होगा, ये कहा गया है। और मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ भी थाना महानगर में अवैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने NBW भी जारी कर रखा है। तो ये एक बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के जो आप जानते हैं चाचा देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनको बड़ा डर लगता था, नाम है हामिद अंसारी। आज की आखिरी खबर बॉलीवुड से है। बॉलीवुड नंगापन का सीमा तो ऑलरेडी पार कर चुका है, हिंदू विरोध का सीमा तो ऑलरेडी वो पार कर चुका है। इस समय रणवीर सिंह, उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो अब नंगे होकर वो उतर आए हैं। उन्होंने नंगा फोटो शूट कराया है और उनके उस नंगे फोटो शूट की मुसीबत अब बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ मुंबई के चेंबूर थाने में FIR दर्ज कराया गया है। इंडिया स्पीक्स डेली के फिल्म क्रिटिक विपुल रेगे भी लगातार रणवीर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग जो है वो कर रहे हैं। रणवीर पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। रणवीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 509 और IT एक्ट की धारा 67A के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी रणवीर के खिलाफ एक वकील और एक NGO ने शिकायत दर्ज कराई है। रणवीर की फोटो को लेकर विवाद बढ़ रहा है। उस पर रणवीर की तरह ही मानसिक रूप से अनाप शनाप बोलने वाली स्वरा भास्कर उसके पक्ष में कूदी है। फिल्म तो आजकल स्वरा को मिल रहा नहीं है, लेकिन वो अपना ट्वीट पर ही अपना ज्ञान बांटती रहती है। उसने रणवीर को लेकर ज्ञान बांटा है और उसने इसको मूर्खता और बेरोजगारी हमारे देश में है, इस बारे में उसने लिखा है कि अनबिलीवेबल पुलिसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज रैप्ड इन आवर कंट्री। इससे बड़ा बेरोजगार कौन होगा? अनारकली की कली बनकर भी इसको कोई फिल्म नहीं मिलती। C ग्रेड की हीरोइन, इससे बड़ा बेरोजगार और कौन होगा? तो रणवीर सिंह के साथ मुसीबत ये है कि रणवीर सिंह फेमस हो नहीं रहे, कई फिल्में पिट रही है उनकी, और उसके बाद उनकी पत्नी जो दीपिका पादुकोण थी वो भी सफेद पुड़िया गिरोह वाले केस में फंसी थी। ब्रांड वैल्यू इन लोगों का महत्वपूर्ण होता है। ब्रांड वैल्यू के लिए जब गिर रहा हो तो नंगा होना तो सबसे आसान है, और रणवीर नंगा होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बहाने उनको पब्लिसिटी मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं कल रात्रि 11 बजे इंडिया स्पीक्स डेली टॉप न्यूज रिव्यू लेकर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभ रात्रि।